विद्यार्थियों, आज प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए आज हम पढ़ेंगे जलीय स्थलाकृतियों के बारे में। ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। हमने अंतर्जात और बाहरजात शक्तियों के बारे में पहले की कक्षाओं में जाना था। अब जो बारिश का पानी है वो सतह पर बहकर के कहलाता है प्रवाही जल, और जब ये एक निर्धारित रास्ते से चल पड़ता है, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ चलेगा, और ऐसा आप जानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से होता है, तो उसे हम कहते हैं नदी। शुरुआत में तो ये एक चादर के रूप में बहना शुरू करता है, फिर एक लंबी नाली बन जाती है, फिर अवनलिका बनती है, और जब ये काफ़ी गहराई प्राप्त कर लेती है तो इसे नदी कहा जाता है। बहुत सारी नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ मिलकर के एक नदी का तंत्र बनाती हैं। उसे एक बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इस बेसिन में ही ये बहता हुआ पानी अपना काम करता है। अब नदी के उद्गम से लेकर के नदी समुद्र तक, जहाँ वो अपना पानी समुद्र में छोड़ देती है, जो उसका काम है वो अपरदन का है, परिवहन का है, निक्षेपण का है। और विद्वान सेलिसबरी ने तो कहा है कि नदी का मुख्य कार्य है एक स्थल को सागर तक ले जाना। एक स्थल को सागर तक ले जाना। अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं इसमें, तो देखिए, अपरदनात्मक कार्य उद्गम से लेके मुहाने तक चलेगा। इसमें घिसना, काटना, छाटना, ये भौतिक प्रकार का अपरदन है। और वैसे तो दोनों प्रकार का होगा, भौतिक का भी होगा यहाँ पर नदियों के द्वारा, और रासायनिक का भी होगा। अपघर्षण होगा, सन्निघर्षण होगा, जल गति क्रिया होगी, घोलीकरण होगा, घोल लेगी वो उसको, उसमें जो मिनरल्स होंगे उनको। अपघर्षण में कंकड़, पत्थर, शिला, खंड, बालू, बजरी, गोलाश्म, ये सारे तोड़ते फोड़ते चलते रहते हैं और घाटी की चौड़ाई को बढ़ाते हैं, और जल में जल गति क्रिया होती है। सन्निघर्षण में क्या होता है कि विशाल शिलाखंड और पत्थर टकरा के महीन होते जाते हैं, और नुकीले जो टुकड़े हैं वो सूक्ष्म और गोल हो जाते हैं। जल गति क्रिया में केवल जल ही सक्रिय रहता है। इसमें जल तेजी से टकराकर मार्ग की शैलों के कणों को ढीला और कमजोर करके बहाकर ले जाता है। और ये जो घोलीकरण की बात है, ये इसमें रासायनिक क्रिया है। इसमें कई प्रकार की गैस, लवण, क्षार से युक्त जो जल है वो पदार्थों को घोल लेता है, उसमें क्षमता है, घोल करके आगे बढ़ता है। अब नदी का जो अपरदन कार्य है उसमें ढाल प्रवणता और जल की मात्रा, और तीसरी चीज़ है मलबे की मात्रा, ये सब प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं। प्रवणता अधिक होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगी, वेग बढ़ जाएगा, अपरदन प्रभावकारी हो जाएगा। अब कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले नदी का जो अपरदनात्मक कार्य है उसके अंतर्गत, फिर परिवहन वाला इसका कार्य, और फिर निक्षेप वाला कार्य। तो अब स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। अपरदनात्मक देखते हैं पहले। नंबर 1 में लेंगे वी आकार की घाटी। तो जब नदी का उद्गम होता है तो वहाँ से युव अवस्था में लंबवत अपरदन किया जाता है, तलीय अपरदन, और इससे वी आकार की घाटी बनती है। इसे ऋणात्मक स्थल रूप कहा गया है। तो युव अवस्था में है, वी प्रकार की घाटी बनाती है। फिर इसी में बनता है गॉर्ज या कंदरा।
अब पर्वतीय कठोर चट्टान है, खड़े किनारे वाले ढाल उसके होते हैं, गहराई ज़्यादा होती है, चौड़ाई संकीर्ण होती है। और आप जानते हैं कि ये जो प्रपात है ये पीछे हटते जाते हैं, चट्टानों काटते काटते पीछे हटते जाते हैं, तो नदी का जो शीर्ष अपर्दन भी गोर्ज का निर्माण कर देता है। नदी घाटी की चौड़ाई गहराई में अधिक हो जाती है। जर्मनी में राइन नदी है, वहाँ जो गोर्ज बिम्बेन से बान तक फैला हुआ है। और स्विट्जरलैंड में देखें तो आर नदी का जो गोर्ज है वो 2100 मीटर गहरा है। गोर्ज का निर्माण उन प्रदेशों में भी होता है जहाँ भूपटल में उत्थान के साथ बहने वाली नदी लंबवत और अपर्दन द्वारा गहरा करती जाती है। बहुत गहरे गहरे गोर्ज भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में देखें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथ, अलकनंदा, ये इतने गहरे गहरे 5,000 मीटर गहराई वाले गोर्ज मिलते हैं। फिर है कैनियन, इसे गंभीर खड्ड कहते हैं, और संरचना के रूप में तो गोर्ज और कैनियन में ज़्यादा अंतर नहीं है, वह विस्तार की दृष्टि से थोड़ा अंतर है। ये थोड़ा ज़्यादा संकरा होता है, दोनों तरफ से दीवारें ज़्यादा खड़ी होती हैं और पानी बड़ी पतली धारा के रूप में बहता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में देखें ग्रैंड कैनियन, जियोन कैनियन, चैली कैनियन, ये इसके उदाहरण हैं। फिर है जल गर्तिकाएं और अवनमित कुंड, कोमल शैल जहाँ मिल जाएगी नदी की तली में तो जो कंकर पत्थर इसमें बर्मे की तरह छेदन क्रिया कर देंगे, तली में गर्त बन जाएंगे, इसी को जलगर्तिका कहते हैं। और ये जो गड्ढे हैं इनकी तली चौड़ी होती है, मुंह सकरा होता है, तो ये गड्ढे गहरे और बेलनाकार हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रपात कुंड भी बन जाते हैं, अवनमित कुंड कहते हैं इसको, जब ये गर्त गहराई बढ़ती जाती है। कई बार तो ये 7-8 मीटर तक गहरे हो जाते हैं। अभी नदी के आधार में ये गर्तिकाएं बन जाती हैं, और जब बाढ़ आती है तो ये जल गर्तिकाओं की दीवार टूट भी जाती है, मलबा बह जाता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्षिप्रिका, द्रुतगामी। क्षिप्रिका प्रपात निर्माण की पहली अवस्था है। इसमें पानी का जो प्रवाह है धरातल से सटे हुए होता है, और प्रपात में तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है। क्षिप्रिका की रचना प्रपात के पीछे हटने से भी हो सकती है। प्राय नदी की तली में असमान संरचना होती है, तो अपर्दन विषम प्रकार का हो जाता है। जो प्रपात जैसा तीव्र ढाल नहीं होता, तो वहां पर क्षिप्रिका का निर्माण हो जाता है। प्रपात में तो जल खड़े ढाल से नीचे गिर जाता है, जबकि इसकी रचना जो है प्रपात के पीछे हटने से नदी घाटी में इस क्षिप्रिका के क्रमिक वितरण को कास्केड कहते हैं। अगला है जलप्रपात। नदी की तली में असमान शैल संरचना हो, विषम ढाल हो, जल का बहाव कहीं धीमा कहीं मंद, और नदी का ढाल कठोर चट्टान के कारण अकस्मात से तीव्र गति से ऊंचाई से नीचे गिरता है, उसे प्रपात कहते हैं। बड़े बड़े प्रपात हैं दुनिया में। कैलिफोर्निया में यासोमाइट, देखिए 800 मीटर का जलप्रपात है। और आयतन की दृष्टि से देखें तो नियाग्रा जलप्रपात, ओहो हो, नियाग्रा नदी के ऊपर है ये। इसमें 1 सेकंड में 2,12,000 घन फुट पानी नीचे गिर जाता है। हमारे देश में भी हैं। हमारे देश में देखिए शरावती, जोग प्रपात, नर्मदा में देखें धुआंधार, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर देखें तो हुंड, बहुत सारे। इसके बाद आता है पर्वत स्कंध।
इसमें लंबवत अपर्दन के द्वारा नदी पहाड़ी समान संरचना वाले चट्टानी कठोर भाग में घाटी को गहरा करती है और अवरोधों के कारण से चक्कर लगा के बहती है। तो नदी कठोर चट्टानों के दरारों से होकर मुड़ कर बहती है। तो इन मोड़ों के अवतल किनारे और अपर्दन से स्कंधों की रचना होती है। इसके बाद है संरचनात्मक सोपान। इसकी उत्पत्ति नदी के मार्ग में कठोर और कोमल ये क्षैतिज परतों में अगर मिल जाएं तो कमजोर चट्टान कट जाएगी और कठोर चट्टान बाहर निकली हुई रह जाएगी। तो इससे एक सोपान नुमा दृश्य बन जाता है। फिर है वेदिकाएं। वो नदी की घाटी के किनारों पर सोपान जैसी आवृत्ति जो आकृति बन जाती है, तो आरंभिक बाढ़ का मैदान का अवशेष होती है वो। ये वेदिकाएं नदी के आरंभिक तल को बताती हैं कि भाई यहाँ तक तल था। कभी नदियों की घाटियों में वेदिकाओं का क्रम सीढ़ीनुमा होता है। वेदिकाएं नीचे उतरती चली जाती हैं। फिर है नदी विसर्प और गोखुर झील। एशिया माइनर में तुर्की में है। माई आड्रोस नदी बहुत ज़्यादा मोड़ बनाती हुई बहती है और इसी कारण इसे मियांडर कहते हैं। इस तरह नदी के मैदानी भागों में क्षैतिज अपर्दन और घुमावदार आकृति को यही नाम दे दिया गया है। मोड़ बनाती हुई बहती हुई नदी हो तो इन मोड़ों को ही विसर्प भी कह देते हैं। विसर्प इसका नाम रख दिया गया है। और विसर्प के प्रत्येक मोड़ में दो तरह के किनारे होते हैं। एक तो अवतल ढाल वाला जिस पर नदी की धारा टकराती है, ज़्यादा कटाव करती है, और दूसरा है उत्तल ढाल वाला किनारा, क्योंकि नदी की धारा इस पर ज़्यादा नहीं टकरा पाती तो जमाव करने लग जाती है। इसका जो ढाल है वो मंद होता है और सामान्यतः विसर्पों का जो आकार है वो अलग अलग है। एक विसर्प की जो लंबाई है वो नदी की चौड़ाई से 15 या 18 गुना तक अधिक होती। और कई प्रकार के विसर्प पाए जाते हैं। फिर है आयतन में कमी आ जाती है जब नदी के जल में, तो बनता है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। महत्वपूर्ण है। ये नदी की तरुण अवस्था में बनता है, शुरुआत में। नदी बोझ के साथ नीचे उतरती है, वेग में कमी आ जाती है, बारीक टुकड़े जो हैं वो तली के पास जमा हो जाते हैं, परिवहन की क्षमता कम हो जाती है, तो ये अर्ध चक्राकार रूप में निक्षेप हो जाता है और इससे जलोढ़ पंख बन जाता है। इसी को जलोढ़ पंख कहते हैं, पंखनुमा हो जाता है। और जब ये मलबा जमा होता रहता है इसके ऊपर तो शंकु बन जाता है इसके मलबे का, तो उसे जलोढ़ शंकु कहा गया।
मतलब बाढ़ का मैदान। नदी बेसिन या घाटी का वो हिस्सा जहां नदी बाढ़ के समय जलोढ़क बना देती है, उसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। ये मैदान नदी के प्रवाह के दोनों तरफ दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ मिलेगा। इस मैदान में अनेक तरह के विसर्प भी होंगे, चापाकार झीलें भी होंगी, दलदल भी होगा। हर साल बाढ़ आती है, मिट्टी की परतें बार बार जमा होती रहती हैं। नई मिट्टी हर साल जमती रहती है। खेती बाड़ी की दृष्टि से ये बहुत अच्छा हो जाता है। एक इसमें है प्राकृतिक तटबंध। इसका निर्माण बाढ़ के द्वारा होता है। नदियों द्वारा जलोढ़ में कीचड़ भी मिलता है, और नदी के दोनों किनारों पर नया बनता रहता है। इसके कारण से एक दीवार सी बन जाती है। इसी को प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा बड़े रूप में 100 मीटर तक ऊंचे पाए गए। जब तक ये रहते हैं तब तक ठीक है, जो अगर टूट जाते हैं बाढ़ के समय में तो और ज़्यादा नुकसान होता है। अगला है डेल्टा। ये नदी का बुढ़ापा आ गया, उसके मुहाने के पास निक्षेप से बनने वाली आकृति है। ये त्रिभुजाकार आकृति है, और लैटिन भाषा में एक वर्ण है डेल्टा, जो कि त्रिकोणाकार है। उसी पर हेरोडोटस ने इसका नामकरण किया था। अच्छा, सभी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि कभी नदियों की निचली घाटी का ढाल अधिक होता है या अवसाद कम होता है, तो वो वितरिकाओं में नहीं बढ़ पाती। तो नदी डेल्टा के जगह पर एस्चुरी बना देती है और सागर में गिर जाती है। हमारे देश में इसका उदाहरण है नर्मदा, ताप्ती। ये दोनों पश्चिमी घाट पर एस्चुरी बनाती हुई जाती हैं। कुछ नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा का प्रभाव ज़्यादा होता है। नदी द्वारा लाई गई सारी मिट्टी बह जाती है, डेल्टा बन नहीं पाता। यही कारण है कि इंग्लैंड की नदियों के मुहानों पर डेल्टा नहीं बनता।
अनेक प्रकार की दशाएं हैं जो इसके लिए आवश्यक है।